नमस्कार। कानूनी दुनिया में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अपने शब्द ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकते हैं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की उसी बेहद महत्वपूर्ण धारा 15 को समझने जा रहे हैं, जो स्वीकृति यानी एडमिशन को परिभाषित करती है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। हम ये खास जानकारी आपके लिए कानून की किताब YouTube चैनल पर लेकर आए हैं। अगर आप भी कानून को आसान और सटीक तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है, वो ये है कि कानूनी भाषा में इस स्वीकृति या एडमिशन का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हाँ कह देना है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? और क्या कभी आपने सोचा है कि आपका भेजा हुआ एक आम सा व्हाट्सएप मैसेज कोर्ट में आपके ही खिलाफ सबसे बड़ा सबूत कैसे बन सकता है? आज के डिजिटल दौर में ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में हम उस बारीक लेकिन सबसे जरूरी अंतर को भी समझेंगे जो स्वीकृति को स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन से अलग करता है। ये वो सवाल है जो कानून की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से और समझते हैं कि कानून की नज़र में ये स्वीकृति आखिर है क्या। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 कहती है कि स्वीकृति कोई भी ऐसा बयान है जो मौखिक यानी बोलकर, दस्तावेजी यानी लिखकर या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सीधे तौर पर कुछ साबित नहीं करता, बल्कि किसी तथ्य के बारे में एक अनुमान या इन्फ्रेंस की तरफ इशारा करता है। चलिए इसे और भी आसान शब्दों में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद ही कुछ ऐसा कह दे, लिख दे या डिजिटली भेज दे जिससे केस के किसी भी जरूरी मुद्दे पर कोई नतीजा निकालने में मदद मिले, तो बस उसी को हम स्वीकृति कहते हैं। और ये इतना मजबूत सबूत इसलिए माना जाता है क्योंकि कानून ये मानता है कि कोई भी इंसान अपने ही खिलाफ झूठ क्यों बोलेगा। अब सवाल उठता है कि ये स्वीकृति कितने तरीकों से की जा सकती है। तो नए कानून में इसके 3 माध्यम बताए गए हैं। आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। स्वीकृति के 3 रूप हो सकते हैं। पहला, मौखिक, मतलब मुंह से कुछ बोल देना। दूसरा, दस्तावेजी, जैसे किसी खत या डायरी में कुछ लिख देना। और तीसरा, जो कि BSA 2023 का सबसे बड़ा अपडेट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक रूप। जी हाँ, आपका व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ इसमें शामिल है। अब इस स्लाइड पर जो टेबल है वो बहुत दिलचस्प है। जरा देखिए, मौखिक स्वीकृति को साबित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई भी अपनी बात से पलट सकता है। वहीं एक साइन किया हुआ दस्तावेज बहुत मजबूत सबूत होता है। लेकिन असली चुनौती आती है इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति में। यहाँ ये साबित करना पड़ता है कि वो असली है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, और यहीं पर डिजिटल फोरेंसिक का रोल बहुत अहम हो जाता है। चलिए अब उस हिस्से पे आते हैं जो अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, स्वीकृति और स्वीकारोक्ति यानी एडमिशन और कन्फेशन के बीच का फर्क। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्वीकृति एक बहुत बड़ा दायरा है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों में लागू होती है और ये किसी सच की तरफ सिर्फ इशारा करती है। वहीं दूसरी तरफ स्वीकारोक्ति या कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मामलों में होती है और इसका मतलब है सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल कर लेना। और ये एक लाइन इस पूरे अंतर को बड़ी खूबसूरती से समझा देती है। इसे ऐसे समझिए कि स्वीकृति एक बड़ा सर्कल है और स्वीकारोक्ति उसी के अंदर एक छोटा सर्कल। तो जाहिर है हर कन्फेशन एक तरह का एडमिशन तो है, लेकिन हर एडमिशन का कन्फेशन होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। ये सारी जानकारी हम आपके लिए कानून की किताब चैनल पर लाते हैं। कानून की ऐसी ही साफ और गहरी समझ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, अब ये देखते हैं कि जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि पुलिस, वकील और जज, उनके लिए इस धारा 15 का असल जिंदगी में क्या महत्व है। देखिए, पुलिस के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो हर तरह के बयान को बहुत सावधानी से रिकॉर्ड करे। प्रोसिक्यूशन यानी जो केस लड़ रहा है, उसके लिए तो आरोपी के शब्द ही सबसे बड़ा हथियार हैं। वहीं बचाव पक्ष का वकील इसी बात को चुनौती देता है कि बयान का संदर्भ क्या था, क्या वो असली है या कहीं वो दबाव में तो नहीं दिया गया। और आखिर में जज इन सभी पहलुओं को तौलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अब ये सेक्शन खास तौर पर उन सभी दोस्तों के लिए है जो कानून के छात्र हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम में जो पॉइंट्स बार बार पूछे जाते हैं वो यही हैं। एडमिशन और कन्फेशन में क्या फ़र्क है?
नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को जोड़ने का क्या महत्व है? अनुमान इंगित करने का असल मतलब क्या है? और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को साबित करने में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं? इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आपकी मदद के लिए ये रही एक छोटी सी मेमोरी टिप। स्वीकृति की शर्तों को याद रखने के लिए बस ये सूत्र याद रखें। म, द, ई, अ, व, प। म से मौखिक, द से दस्तावेजी, ई से इलेक्ट्रॉनिक, अ से अनुमान और व प का मतलब है कि ये विशेष व्यक्तियों द्वारा खास परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। बस इतना याद है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आपकी समझ को परखते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, हर स्वीकृति स्वीकारोक्ति है, बी, हर स्वीकारोक्ति स्वीकृति है, या सी, दोनों एक ही है? जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बी, हर स्वीकारोक्ति स्वीकृति है। याद है ना वो सर्कल वाला उदाहरण? तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। 5 मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, धारा 15 स्वीकृति को परिभाषित करती है। दूसरी, इसके 3 माध्यम हैं, मौखिक, दस्तावेजी और नया वाला इलेक्ट्रॉनिक। तीसरी, इसका उद्देश्य किसी तथ्य की तरफ सिर्फ एक अनुमान का इशारा करना है। चौथी, हर कन्फेशन एडमिशन है, पर हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता। और पांचवी, ये खास लोगों द्वारा खास परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। और अंत में ये एक विचारणीय पंक्ति। ये धारा हमें यही सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के अपने शब्द ही उसके खिलाफ सबसे सच्चे और सबसे मजबूत गवाह साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि धारा 15 पर यह विस्तृत चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून की ऐसी ही गहरी समझ के लिए कानून की किताब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।